इस समय अफगानिस्तान की सत्ता के लिए तालिबान की तरफ से दो प्रमुख दावेदार हैं। उनके बारे में भी आप सबको जानना चाहिए कि तालिबान के नेता हैं कौन, क्योंकि अब आप इन्हें बार बार देखेंगे, बार बार इन्हें सुनेंगे, इनके नाम अखबारों में पढ़ेंगे। इनमें पहले नेता का नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो तालिबान का सबसे बड़ा पब्लिक फेस है और मुल्ला उमर का दामाद है। ये वही मुल्ला उमर है जिसकी 2013 में मौत हो गई थी और मुल्ला उमर ही तालिबान की पहली सरकार का सबसे बड़ा नेता था 90 के दशक में। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उन 4 लोगों में से एक है जिन्होंने वर्ष 1994 में तालिबान का गठन किया था। वर्ष 1996 से 2001 के बीच जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था, उस समय वो उप विदेश मंत्री था और वर्ष 2001 में जब अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से बाहर किया था 9/11 के बाद, और जब उसे यह शक था कि अल कायदा अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है, तो उस समय यही मुल्ला बरादर नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ विद्रोह का प्रमुख चेहरा बन गया था। और तब आपको याद होगा ओसामा बिन लादेन की तलाश में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान तक पहुंच गई थी और तब से लेकर अब 20 साल तक वो वहीं रही। वर्ष 2010 में अमेरिका ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर बहुत जबरदस्त दबाव बना दिया कि वो मुल्ला बरादर को गिरफ्तार करे। उस समय मुल्ला बरादर कराची में छिपा हुआ था, यानी ये भी पाकिस्तान में ही छिपा हुआ था। और पाकिस्तान आप जानते हैं सारे आतंकवादियों का सबसे बड़ा अड्डा है, ओसामा बिन लादेन भी यहीं छिपा हुआ था और इसलिए ISI ने उसे गिरफ्तार कर लिया अमेरिका के दबाव में और वो 8 साल तक पाकिस्तान की जेल में बंद रहा। ये सब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में हुआ, यानी आप कह सकते हैं कि बराक ओबामा ने इन्हें गिरफ्तार करवा के जेल में डाल दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने उसके बाद अमेरिका ने अपनी रणनीति बदल ली और मुल्ला बरादर को अमेरिका ने तालिबान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर बना दिया। अमेरिका ऐसे लोगों को खड़ा करना चाहता है जो एक कठपुतली की तरह उसके हाथों में नाचते रहें, रिमोट कंट्रोल से उन्हें चलाता रहे, और उन्हें लगा कि बरादर भी यही करेगा। वर्ष 2018 में अमेरिका ने बरादर को पाकिस्तान की जेल से रिहा कराने के लिए दबाव बनाया और फिर उसे कतर भेजकर उससे ही 2020 में दोहा शांति समझौते पर हस्ताक्षर भी कराए। यानी अमेरिका ने पहले इसे अरेस्ट करवाया, जेल में रखा, और फिर अमेरिका ने ही इसे रिहा करवाया और फिर अमेरिका ने ही इसके साथ दोहा में डील पर साइन किया। 2019 में जब तालिबान के 11 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल इमरान खान से मिला तो उनमें मुल्ला बरादर भी था और वो प्रमुख चेहरा था। यानी अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के लिए सारी कोशिशें पिछले 3-4 साल से चल रही थी, नई नहीं है। और अब खबरें हैं कि मुल्ला बरादर को अफगानिस्तान की सत्ता मिल सकती है। अगर मुल्ला बरादर अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बन गया तो आतंकवाद को दुनिया में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल जाएगा, जहां से मुल्ला बरादर जैसे लोग आतंकवाद को सही ठहराने की कोशिश करेंगे और इससे ऐसे आतंकवादियों के सारे पाप आसानी से धुल जाएंगे। इससे बड़ी बात यह होगी कि आतंकवाद को लेकर दुनिया में जो टॉलरेंस है वो बहुत बढ़ जाएगा और आतंकवाद एक तरीके से कानूनी शक्ल ले लेगा और आतंकवाद जिस नजर से आज देखा जाता है दुनिया में, उसे एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी। और ये पूरी दुनिया के लिए एक बुरा समाचार है, क्योंकि पूरी दुनिया इन आतंकवादियों के सारे गुनाहों को माफ कर देगी और उन्हें जनता का नेता मानने लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पूरी दुनिया यह तय कर लेगी कि वो आतंकवादियों को माफ कर देंगे और ना ही आतंकवाद अब उनके लिए इतना बड़ा गुनाह रह जाएगा। और फिर दुनिया भर के आतंकवादी जो है इससे प्रेरणा लेंगे और उन्हें लगेगा कि अगर अफगानिस्तान में ऐसा हो सकता है तो फिर किसी भी देश में ऐसा हो सकता है। वो उस देश में खून बहाकर सत्ता में आ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में उन्हें एक मंच भी मिल सकता है, उनसे सारे दुनिया के बड़े बड़े नेता हाथ भी मिला सकते हैं और उन्हें दुनिया के हर बड़े मंच में सदस्यता भी मिल जाएगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अफगानिस्तान की गद्दी हिब्तुल्ला अखुंदजादा को भी मिल सकती है, यह दूसरा नाम है जो तालिबान का सुप्रीम लीडर माना जाता है। हिब्तुल्ला को तालिबान का खतरनाक कमांडर होने के साथ इस्लाम धर्म का विद्वान भी माना जाता है। अवैध संबंध रखने वालों को मौत की सजा देनी हो या चोरी करने वाले लोगों के हाथ काटने का फतवा जारी करना हो, ये सभी आदेश हिब्तुल्ला अखुंदजादा ने ही जारी किए थे। हिब्तुल्ला को अल कायदा के चीफ का भी बहुत करीबी माना जाता है। 2016 में जब अमेरिका ने तालिबान के पूर्व प्रमुख अख्तर मोहम्मद मंसूर को एक ड्रोन हमले में मार दिया था तो उसके बाद ही यह जिम्मेदारी हिब्तुल्ला को मिली थी।
अख्तर मोहम्मद मंसूर वही तालिबानी नेता है जिसने कांधार हाईजैक की आतंकवादी घटना में मसूद अजहर के रिहा होने पर उसे गले लगाया था और उस समय भी हिब्बुल्लाह उसका करीबी हुआ करता था। इसलिए भारत से पुराना रिश्ता है और ये लोग भारत को इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े जख्म दे चुके हैं। अगर हिब्बुल्लाह को अफगानिस्तान की सत्ता मिल गई तो उसके भी सारे पाप धुल जाएंगे और लोग भूल जाएंगे कि 22 साल पहले रिहा होने के बाद जब मशहूर आतंकवादी मसूद अजहर तालिबान की मदद से पाकिस्तान पहुंचा था तो पाकिस्तान लौटने पर उसका भव्य स्वागत हुआ था। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एक बड़ा अधिकारी खुद गाड़ी चलाकर उसे रिसीव करने के लिए पहुंचा था। आपको ये IC-814 की हाईजैकिंग याद होगी, इसमें भी तालिबान का ही हाथ था और ये उस जमाने की बात है। इन्होंने ही मसूद अजहर को रिहा करवाया था। मसूद अजहर को हमारे ही देश की सरकार कांधार छोड़कर आई थी, फिर कांधार से वो पाकिस्तान गया और पाकिस्तान में उसका एक हीरो की तरह स्वागत किया गया था। उस जमाने की तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वर्ष 2000 की तस्वीर है जब मसूद अजहर और बाकी के आतंकवादी पाकिस्तान पहुंचे थे, उनका जबरदस्त स्वागत किया गया था। दो और आतंकवादी अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के लिए इस रेस में शामिल हैं। इनमें एक नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी, जो हक्कानी नेटवर्क का सुप्रीम लीडर है और आतंकवादी संगठन ISIS का करीबी है, और दूसरा है मुल्ला याकूब, जो तालिबान के मुख्य संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है। तो ये वो चेहरे हैं जिनके बारे में आपको अब बार बार सुनना पड़ेगा और जिन्हें आपको देखना होगा। 1996 से 2001 के बीच जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में था तब उसके नेता मीडिया के सामने नहीं आते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। आज तालिबान के कुछ नेताओं के असली नाम भी सामने आ रहे हैं और वो प्रवक्ताओं के जरिए अपने फतवे भी देश और दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। इससे पता चलता है कि 90 के दशक के मुकाबले इस बार अफगानिस्तान में तालिबान को ज्यादातर लोग स्वीकार कर रहे हैं और अफगानिस्तान संकट को दुनिया जिस नजरिए से देख रही है वो नजरिया पाकिस्तान के सभी लोगों का शायद ना भी हो, क्योंकि अगर 20 साल तक ये तालिबान फोर्स अमेरिका से लड़ती रही और अमेरिका के काबू में नहीं आया। अब सोचिए, इसने दो महाशक्तियों से लड़ाई लड़ी है तालिबान ने, एक रशिया से और एक अमेरिका से, और दोनों ही इसे हरा नहीं पाए। इसका मतलब यह है कि तालिबान को अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जन समर्थन तो जरूर मिलता होगा। अमेरिका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि अफगानिस्तान के 99% लोग अपने देश में शरिया कानून चाहते हैं। सोचिए, जिस देश के लगभग सभी लोग शरिया कानून के पक्ष में हो, वो शरिया कानून लागू करने वाले तालिबान के विरोधी कैसे हो सकते हैं? तो एक एंगल ये भी है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद सबसे ज्यादा डर वहां की महिलाओं में है। अफगानिस्तान की कुल आबादी 3 करोड़ 80 लाख है, जिनमें महिलाओं की संख्या लगभग 1 करोड़ 85 लाख है। इनमें से सिर्फ 30% महिलाएं ही लिखना पढ़ना जानती हैं। पिछली बार शरिया कानूनों को सख्ती से लागू करते हुए लड़कियों के स्कूल जाकर पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी और इस बार भी ऐसा ही हो सकता है। इसके अलावा महिलाओं को अकेले घर से बाहर निकलने की इजाजत पहले नहीं थी। बुर्का नहीं पहनने पर महिलाओं को कोड़े मारे जाते थे। महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं थी और महिलाओं को दफ्तर जाकर काम करने की इजाजत भी नहीं थी। जब पिछली बार तालिबान का शासन था, ये तब की आपको बात बता रहे हैं। अफगानिस्तान की 1 करोड़ 85 लाख महिलाओं के डर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब वहां के ज्यादातर प्रांतों में बाजार बंद हैं, ऐसे में भी बुरके की दुकानें वहां खुली हुई हैं। इन दुकानों पर बड़ी संख्या में महिलाएं बुरका खरीदने के लिए पहुंच रही हैं और बुरके की मांग अचानक पाकिस्तान में बढ़ गई है और बुरके की कीमतें भी बढ़ गई हैं। दुनिया भर में ऐसी कई बड़ी संस्थाएं हैं और सेलिब्रिटीज हैं और सरकारें भी हैं, नेता भी हैं, जो महिलाओं के उत्थान और उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने की हमेशा वकालत करते हैं। इसके लिए बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं, बड़े बड़े NGOs काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को बड़ा सम्मान दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। फेमिनिज्म यानी महिला सशक्तिकरण के नाम पर इन संस्थाओं और NGOs को करोड़ों रुपए का चंदा मिलता है और ये लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं। लेकिन आज जब अफगानिस्तान में 2 करोड़ महिलाओं का भविष्य अंधकार की तरफ जाता दिख रहा है, वो स्टोन एज की तरफ जा रही हैं, तब सारी की सारी संस्थाएं गायब हैं, सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज गायब हैं, बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े नेता सब गायब हैं। तालिबान का दावा है कि वो बदल चुका है और उसके इस बार के शासन में महिलाओं को ज्यादा आजादी मिलेगी। और इसी कड़ी में वहां के एक लोकल चैनल जिसका नाम है टोलो न्यूज,
टोलो न्यूज की महिला पत्रकारों की कुछ तस्वीरें आज जारी की गईं। टोलो न्यूज के कार्यक्रम में महिला पत्रकार के साथ तालिबान के एक प्रवक्ता को भी स्टूडियो में बैठा हुआ दिखाया गया, जहां उनका इंटरव्यू एक महिला एंकर ले रही है और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अफगानिस्तान में सब कुछ सामान्य है, पहले की तरह है। और देखिए कि टोलो न्यूज ने तो अपनी महिला पत्रकारों को आज सड़कों पर भी उतार दिया। इसका मतलब महिलाओं पर कोई पाबंदी नहीं है। यह आज ही की तस्वीर है टोलो न्यूज की, जहां एक महिला ही न्यूज पढ़ रही है। ये तस्वीरें देखकर लोग सोच रहे हैं कि अब तालिबान का रवैया महिलाओं के प्रति कितना बदल चुका है, लेकिन यह सच नहीं है। आप सोचिए, जिस देश में महिलाओं को सिर्फ बाहर निकलने और काम करने की आजादी को लेकर ही उसे इतनी बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, उस देश की हालत क्या होगी। तालिबान आज दुनिया की ऐसी ताकत बन गया है जिसे ना रशिया हरा पाया, ना अमेरिका हरा पाया, और यहां तक कि 20वीं सदी में अंग्रेजी भी अफगानियों को हरा नहीं पाए, अंग्रेज भी नहीं हरा पाए। तो आज जो बड़ी बात है आपको समझने की वो ये है कि अफगानिस्तान की 1,85,00,000 महिलाओं का भविष्य अंधकार में है। आप कह लीजिए उनकी आज़ादी खतरे में है और उनके सारे अधिकारों का हनन कर लिया गया है या कर लिया जाएगा। और इस दुनिया के तमाम देश, 200 से ज़्यादा देश ये सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। इस दुनिया में जो सैकड़ों करोड़ महिलाएं हैं, जिनमें बहुत सारी खुद बहुत सशक्त हैं, वो भी ये सब होते हुए देख रही हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लोग सब चुप बैठे हुए हैं। और अगर सबके लिए नहीं तो कम से कम हम आज दुनिया की सबसे बड़ी इस बिरादरी से ये कहना चाहेंगे कि अफगानिस्तान की इन 1,85,00,000 महिलाओं को बचाने के लिए मुहिम चलाइए और इनके लिए कुछ करने की कोशिश कीजिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.